नमस्कार, आज है तारीख 27 जून, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं संदीप राय। इसराइल ईरान संघर्ष खत्म, लेकिन ईरान में संदेह के आधार पर बढ़ी गिरफ्तारियां। अधिकारी बोले इजरायली खुफिया एजेंसी से जुड़े एजेंट देश में कर रहे हैं काम। उन्हें ये पता नहीं था कि इजराइल इस तरह से पेनिट्रेट कर चुका है उनके सिक्योरिटी में या उनके विद इन ईरानियन टेरिटरी में। तो एक तरह से कहें तो ये उसी नी जर्क रिएक्शन कह सकते हैं। साथ ही करेंगे चर्चा आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान की, जिस पर हो रही है राजनीतिक बहस। प्रस्तावना में प्रियम्बल में दो शब्द जुड़े गए हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। विश्लेषकों से समझेंगे उनके बयान के मायने क्या हैं और क्या संविधान की प्रस्तावना में फेरबदल करना इतना आसान है। मुझे लगता है कि ये बयान जो है ये उसकी में है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी या भाजपा को जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। जिनेवा में हुई बैठक के बाद चीन ने कहा है कि अमेरिका को महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात को सुगम बनाने पर सहमति हो गई है। इसके बदले में अमेरिका बीजिंग पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा। पिछले महीने भी जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन उसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। स्मार्टफोन से लेकर जेट इंजन बनाने में रेयर अर्थ मेटल्स बहुत महत्व है और डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही शुरू हुए ट्रेड वॉर के बाद चीन ने इसके निर्यात को कड़े नियंत्रण में ला दिया था। जीएचएफ यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के प्रमुख जानी मूर ने इस बात से इनकार किया है कि गोलीबारी से होने वाली सैकड़ों मौतें उनके संगठन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जानबूझकर गलत जानकारी फैला रही हैं ताकि लोग इस नई सहायता प्रणाली का इस्तेमाल न करें। उधर इस्राएली अखबार हारेत्स ने कुछ गुमनाम सैनिकों के हवाले से कहा है कि उन्हें भोजन का इंतजार कर रहे निहत्थे लोगों की भीड़ पर सीधे गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। इस बीच अमेरिका ने जीएचएफ को $3 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। एक महीने से गजा में वितरण कर रहा यह संगठन विवादों के घेरे में है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से चिंगदाओ में मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 6 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। राजनाथ सिंह चीन की यात्रा पर हैं और उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि एससीओ का संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका क्योंकि चरमपंथ पर अपने स्टैंड की वजह से भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाताओं का गहन निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है, लेकिन राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने इस बात पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इससे साफ साजिश की बू आती है। इसमें नीतीश कुमार और पीएम मोदी जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं? तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? उत्तरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 16 लोग लापता बताए जाते हैं। भारी बारिश की वजह से स्वात नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें कई परिवार बह गए। मरने वालों में कुछ बच्चे शामिल हैं जो नदी में नहा रहे थे और कुछ बड़े लोग जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की। राहत टीमों ने 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। जापान ने 3 साल में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी है जिस पर हत्या के आरोप हैं। ताकाहिरो शिराइशी को 2017 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2020 में 9 लोगों की हत्या करने के आरोप लगे थे। इनमें अधिकांश महिलाएं थीं। 34 साल के ताकाहिरो को ट्विटर किलर कहा गया था क्योंकि उन्होंने कबूल किया था कि अपने शिकार से वह सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साधते थे।
इसराइल के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान में अधिकारियों ने इस्राएली खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने के संदेह में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोगों को मौत की सजा देने की भी बात सामने आ रही है। ईरान में अधिकारियों का ये कहना है कि इस्राएली खुफिया एजेंटों ने ईरान में सुरक्षा सर्विस में अभूतपूर्व रूप से घुसपैठ की है। जी मानसी, 12 दिन की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ईरान में हलचल तेज हो गई है। वहां ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन पर अधिकारियों को शक है। उनका कहना है कि युद्ध के दौरान ईरान में जो हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं उसमें इसराइल को खुफिया रास्ते से जानकारी मिलने की उनकी बड़ी भूमिका थी। जी बिल्कुल, ईरान का ये कहना है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े एजेंट ईरान में काम कर रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ये जो ताज़ा कार्रवाई है ये ज़रूरी है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि युद्ध के दौरान ईरान की एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर, उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था। और याद होगा 13 जून को जब ईरान इजराइल जंग शुरू हुई, उस समय रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी फार्स समाचार एजेंसी ने कहा था कि देश के भीतर इसराइल का खुफिया नेटवर्क बेहद सक्रिय हो गया है। बाद में फार्स ने ही अपनी एक अन्य रिपोर्ट में बताया था कि 12 दिनों के भीतर ईरान में सुरक्षा बलों ने इस नेटवर्क से जुड़े 700 लोगों को पकड़ा है। और बीते दिनों जो संघर्ष हुआ 12 दिनों का, इस दौरान ईरानी अधिकारियों ने 3 लोगों को इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दी और युद्ध विराम जिस दिन हुआ उसके एक दिन बाद 3 और लोगों को मौत की सजा दी गई। और ईरान में जो हलचल चल रही है उस बारे में मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए और आम जनता पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश है। अमेरिका, जिसने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, वो कह चुका है कि उसके हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है। ईरान ने पहले इस बात से इनकार किया था, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का खुद का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ये अभी तक नहीं बताया है कि जो गंभीर नुकसान है वो कितना बड़ा है। जी, और युद्ध खत्म होने के बाद से ये जो परमाणु ठिकानों पर हुए हमले को लेकर ये जो बयान आया है अब्बास अराक्ची का, ये अब तक का सबसे अहम बयान माना जा रहा है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने को जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन अभी मुश्किल है। सुनते हैं यरूशलेम से मौजूद बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन का भेजा ब्यौरा। It's really difficult to see if we'll ever get firm evidence or clear answers on that. Iran is at the moment subject to monitoring. ये जानना मुश्किल है कि इस पर क्या हमें कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं। ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के तहत था और संस्था वहां इंस्पेक्शन कर सकती थी, लेकिन इस संघर्ष के बाद ईरानी संसद ने फैसला लिया है कि वो इस निगरानी से बाहर निकल जाएगी। आगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कैसे निगरानी रखी जाएगी और दुनिया कैसे इसे लेकर आश्वस्त होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक वो खुद इसका आकलन नहीं कर लेता, वो किसी चर्चा का हिस्सा नहीं होगा। यानी कितना नुकसान पहुंचा है ये पता चलेगा, इसके अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। और सवाल भी उठता है कि ईरान अब आगे अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या करेगा, कैसे बढ़ेगा, अगर उसे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ेगा, और मध्य पूर्व में उसकी स्थिति कैसी रहेगी। और जैसा पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने बात की थी कि हमले के बाद से ईरान के भीतर गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये गिरफ्तारियां किस बात का संकेत है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके अब तक जवाब नहीं मिले हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले मानसी हमने बात की दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सिर कमर से, और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि ईरान का ये जो ताज़ा कदम है यानी गिरफ्तारियां, इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ईरान पे जिस तरह का हमला हुआ वो सिर्फ हवाई हमला नहीं था, बल्कि बहुत सारे ऐसे हमले हुए जो कि टारगेटेड थे, जिससे ये पता चलता है कि या तो ईरान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो एक पूरा नेटवर्क है वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज किया गया था या हो गया था। वो कितने दिन से चल रहा था, क्या हुआ था, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ईरान में पेनिट्रेट उन्होंने किया था। ये बात ईरान के लिए बहुत शॉकिंग है। ईरान के सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, उनके जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके लिए ये एक बहुत ही शॉकिंग बात है कि उन्हें ये पता नहीं था
कि इजराइल इस तरह से पेनिट्रेट कर चुका है उनके सिक्योरिटी में या उनके विद इन ईरानियन टेरिटरी। तो एक तरह से कहें तो ये उसी बात का रिएक्शन है, एक तरह से नी जर्क रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग सिर्फ सस्पिशन पे पकड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट जो ईरान की गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस किया कि पब्लिक में जिसको भी किसी पे थोड़ा भी सस्पिशन हो वो हमें बताएं और फिर उनको पकड़ लिया जाए। एक तरह से कहें तो शेकन है ईरान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप अभी, क्योंकि न्यूक्लियर ऑब्वियसली बहुत सारे उनके लीडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जाने गई हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि ईरान जो अपना पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो उसका खुद का खुफिया विभाग है, ऐसा कहें कि उसको और मजबूत और पुख्ता और ओपेक करना चाहता है? वो बहुत वक्त लगेगा ऐसा करने में। इवेंचुअली ईरान कोशिश यही करेगा कि वो ऐसा करे, उसको मजबूत करे। उसमें जो बहुत सारे फ्रैक्चर्स आ गए हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो उन्होंने पहले वो लोकेट नहीं कर पाए, उनको पता नहीं चल पाया, वो चीजें ना हो, उसमें टाइम लगेगा। बट ओवरऑल ईरान को एक तरह से कहें कि संभलने में और फिर से रीऑर्गेनाइज करने में काफी वक्त लगेगा। और अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात करें, आपकी राय में परमाणु कार्यक्रम को इन हमलों से कितना नुकसान हुआ और अब उस पर परमाणु कार्यक्रम छोड़ने का भी दबाव बनेगा, कैसे डील करेगा? उसके लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कि कितना नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक में नहीं है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने 11 दिन 12 दिन तक हमला करते रहे ईरान पे, उसके बाद यूएस ने भी तीनों ईरान के फर्दो, नतान्ज और अराक तीनों जगह हमले किए बंकर बस्टर बॉम्ब से। मुझे जहां तक लगता है काफी नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन एक ये भी बात है कि आईएईए ने अभी तक किसी तरह की कोई रेडिएशन लीकेज की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और अभी तक ये खबर भी नहीं मिली है कि ईरान के पास जिस 400 किलो यूरेनियम की बात की जा रही थी, जो थोड़ा 60% एनरिच था, वो कहाँ गया? तो मोस्ट लाइकली ईरान ने उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया होगा अननोन प्लेसेस पे। तो ये कह पाना कि कितना नुकसान हुआ होगा वो मुश्किल है। लेकिन ईरान की एबिलिटी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की वो काफी हद तक जरूर पीछे हो गई है, क्योंकि उनके साइंटिस्ट, बहुत लीडिंग साइंटिस्ट जो इस पे काम कर रहे थे, उनको इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है, उनको मार दिया है। ईरान आगे क्या करेगा? आगे उसके लिए क्या वो आईएईए का मेंबर रहेगा? क्या उसे अलाउ करेगा अपने यहाँ फिर से आने के लिए और उस दबाव को झेलने के लिए, या फिर वो एक डिफाइंस रुख लेगा? ईरान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में है अभी, और एक तरह से देखा जाए तो ईरान बैकफुट पे आ चुका है। उसके जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है वो 7 अक्टूबर की जो इजराइल पे हमास ने हमला किया था उसके बाद से जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से इजराइल ने बहुत ही एक तरह से कहें कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक तरीके से एक एक करके ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस था उसको तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अगर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं किया है तो उसको लिमिटेड कर दिया है उसको। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के साथ जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस था वो ईरान का फॉरवर्ड डिफेंस था, वो कम हो गया है। तो अब जो भी लड़ाई हुई, जैसा कि अभी हमने देखा, वो ईरान के टेरिटरी में हुई। 1980 to 88 में जो ईरान वॉर हुआ था, उसके बाद से ग्रेजुअली बहुत सिस्टमेटिकली ईरान ने ये सिस्टम बिल्ड किया था कि वो किसी भी तरह की वॉर जो हो वो आउटसाइड उनकी टेरिटरी हो, वो ईरान में ना हो। तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अब नहीं रहा है। तो ईरान को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगर उन्हें करंट स्टेट में सरवाइव करना है। जो ऑर्डर था मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे ईरान एक बड़ा मतलब पोल था, इजराइल ईरान दो अलग अलग पोल थे, टर्की एक पोल है, सऊदी अरेबिया एक पोल है। तो मुझे लगता है कि ईरान एज अ पोल काफी वीक हो चुका है अभी। ईरान में हो रही सैकड़ों गिरफ्तारियों से क्या संकेत है और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, बता रहे थे मध्य पूर्व मामलों के जानकार प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सिर कमर। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर।
हमारी खबरों को पढ़ें bbchiindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। पॉडकास्ट में अब आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मानसी जी, दरअसल संदीप, कल एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जोड़े गए 2 शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर को हटाए जाने पर विचार करना चाहिए। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? विचार में होंगे, सेकुलरिज्म के बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। होसबाले के बयान को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी सही ठहराया और उन्होंने कहा, होसबाले जी ने जो कहा है वो बिल्कुल तर्क सम्मत है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था और उसमें एक एक शब्द का चयन भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से संविधान में रखा था। उसके बाद कुछ लोगों ने आपातकाल में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शब्दों के साथ छेड़छाड़ की और कुछ शब्द वो जोड़ दिए जिन शब्दों के कोई मायने नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने होसबाले के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर यहां तक लिखा कि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अगेंस्ट द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम देम, दिस इज द रियल मोटिव, रियल एजेंडा ऑफ द बीजेपी पार्टी। दे वांट टू टर्न द कंट्री इनटू ए हिंदू राष्ट्र। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म क्या हमारे संविधान की बुनियादी विशेषताओं से अलग है? बीजेपी पार्टी का यही असली एजेंडा है। वे इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। आज पहली बार नहीं हो रहा है कि ये एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि 1925 में जब से आरएसएस की स्थापना हुई है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की विचार धारा को आगे बढ़ाती रही है। 100 साल बाद जब उन्हें लगा कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि संविधान बदलने का यही मौका है। ये अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद जो राजनीतिक बहस है वो तेज हो गई है, लेकिन ये सवाल अहम है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करना आसान है? बिल्कुल। बीबीसी संवाददाता चंदन जजाड़े ने यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनीस से। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सवाल कई लोगों ने उठाया है और उसमें से अग्रणी है राजीव भार्गव, जो कि जाने माने राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं और भी काफी रिसर्च कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि जो प्रियम्बल है उसमें से 2 शब्द निकालने पड़ेंगे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। लेकिन इसमें व्यवहारिक समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी तो ये है कि प्रियम्बल को आप नहीं बदल सकते, नॉन जस्टिसिएबल है, इसको कोर्ट में भी नहीं ले जाया जा सकता और इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता है। तो एक तरह से सांकेतिक है ये इन दोनों शब्दों को बदलना। और सोशलिस्ट को क्यों बदलना चाहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी समझ से तो ये सरकार पहली सरकारों से भी ज्यादा सोशलिस्ट है। जिस तरह से गरीबों की सहायता के लिए सरकार ने काम किया है, वैसा हम मानते हैं कि पहले सरकारों ने नहीं किया है। इस सरकार ने एक भी सरकारी पोजीशन रद्द नहीं की है। हालांकि बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जो कि निजीकरण और रिफॉर्म की वजह से नगण्य सी हो गई हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। जब मनमोहन सिंह की सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था तो उन्होंने
उदाहरण के तौर पर स्टील कमिश्नर की नियुक्ति को पे रोक लगा दी थी, उसको पोजीशन ही रद्द कर दी थी। पूरा ओपन जनरल लाइसेंस ही नहीं है और कुछ और पूरी तरह से खुल गया है ये सेक्टर, तो फिर कमिश्नर क्या करेगा? इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उस दौरान जो है ये अमेंड किया गया, तो उस समय कैसे इसको टच कर दिया गया? यदि होसबले इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की दुहाई दे रहे हैं तो फिर तो इससे आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी ने किया वो हम भी करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये तर्कसंगत है। इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसे प्रावधान लागू हुए थे जिसके चलते सरकार कुछ भी कर सकती है। उस परिस्थिति में यदि वही चीज फिर से भाजपा की सरकार लागू करना चाहती है तो नहीं लगता कि ये बहुत व्यावहारिक है और ये हो सकता है। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनीस। असल में बीजेपी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर देश में संविधान हत्या दिवस मना रही है और इस सिलसिले में देश भर में सभा और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी इमरजेंसी को संविधान के साथ छेड़छाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण बता रही है। जी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है और पिछले आम चुनाव के समय से ही विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, संविधान को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आम चुनाव में संविधान के मुद्दे से बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। काफी तो नहीं कहा जा सकता, कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ा था। बीजेपी माफ कीजिएगा, बीबीसी संवाददाता चंदन जजवाड़े ने वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई से संपर्क किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस समय होसपाले के बयान के क्या मायने हैं और आने वाले समय में इसकी राजनीतिक जटिलताएं क्या हो सकती हैं। देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है इस तरह का बयान आना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति का जिसका सरकार पे और संगठन के ऊपर, भाजपा पे या पूरा एनडीए के ऊपर उसका एक बड़ा असर हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मत ये है कि वो जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान का अभिन्न अंग है, तो उसको हटाया बदला नहीं जा सकता। और उसके बड़े सारे की अब अगर सेकुलर नहीं है तो फिर क्या है। एक ये भी होता है, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो धर्म के आधार पे नहीं है लेकिन उसके संविधान के आधार पे है, तो संविधान में उसकी व्याख्या होती है। हमारे यहाँ से शुरुआती दौर से भी वो हुआ कि मतलब ये कहा गया कि धारणा की कानून की नजर में सब बराबर है, तो मतलब उस तरह का कोई बहुसंख्यकवाद नहीं है। लेकिन जब आप किसी शब्द को हटाते हैं कि हम जो है जो सेकुलर हैं, और हम अगर कहते हैं हम सेकुलर नहीं है तो उसका क्या तात्पर्य है, और समाजवाद है या नहीं है वो दूसरी बात है। चीन में कम्युनिज्म है या नहीं है इसके ऊपर आप लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चीन को अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ हुकूमत करती है। तो इस तरह का एक वो होता है। सऊदी अरब जैसा भी वो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बताता है। ये धर्म राष्ट्र जो है वो अपने हिसाब से अपने आप की वो व्याख्या करते हैं। अगर वो व्याख्या बदलती है तो उससे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत सारी उसमें राजनीतिक और सामाजिक मतलब समस्याएं और जटिलताएं भी उभरती है। तो मुझे लगता है कि ये बयान जो है ये उसकी में है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी या भाजपा को जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। जब जनता पार्टी आई जिसमें भारतीय जनसंघ उसका अभिन्न अंग थी, तो मुझे जैसे ही सरकार ने इन सब चीजों का एक कोशिश की, लेकिन उन्हें संविधान के समझदार जो लोग थे, ज्ञाता लोग थे, उन्होंने मोरारजी भाई को ये इसके वो करा कि आप इसमें इसको ना छेड़ें, इससे नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम। तो इसलिए वो इंदिरा गांधी का जो 1974 का जो अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट सब जोड़े गए थे, उसको कोई वो नहीं किया गया। तो एक यहाँ के ऊपर जो एक राजनीतिक रूप से जो सोशलिज्म के जो राजनीतिक दल, खासतौर से क्षेत्रीय दल, जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और ऐसे बहुत से राजनीतिक दल हैं, वो सब इसको एक राजनीतिक रूप से एक मान्य मतलब पहनाएंगे। तो सर, लेकिन पुराना स्टैंड अगर देखें, मतलब बीजेपी आरएसएस का संविधान के प्रति, तो वो क्या रहा है? क्या ये उसी की कंटिन्यूटी है? दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो हम जब बात कर रहे हैं आरएसएस की बात अलग है, वो सरकार से बाहर। अब वो सरकार के अंदर मतलब जो पिछले 10 साल 11 साल में जो रहा है, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा का भी बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल हो गया है। तो अब वो जो उन्होंने पहले कहा सत्ता से बाहर रहते हुए वो अलग था, और असली बात तो सुप्रीम कोर्ट से टकराव होगा, क्योंकि जब एक होगा कि जो एक उसका बुनियादी जो
एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है। ये एक जटिल समस्या है और इसके एक राजनीतिक मान्य है। जैसे पिछली बार भी भाजपा ने चुनाव में 24 के चुनाव में नुकसान उठाया कि संविधान बदलने की बात उन्होंने नहीं कही थी उस तरीके से, लेकिन उनके नेताओं ने इस तरह का एक जैसे हम कहते हैं ना शगुफा छोड़ा था, तो उसको लेकर के विपक्ष ने उसको, विपक्ष ने तो खैर विपक्ष बहुत सारे मुद्दे उठाता है, लेकिन जो हमारा दलित समाज ने या पिछड़े समाज ने उसको उसका संज्ञान लिया और इसीलिए भाजपा की सीटों में कमी आई। तो अब ये सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों शब्द हटाने का इसका एक रिएक्शन होगा, जो बंगाल में भी होगा, आसाम में भी होगा, बहुत से राज्यों में होगा, बिहार में भी असर पड़ेगा, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना को लेकर आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान के क्या मायने हैं, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई। और अब आपको ये बता दें कि इस बार कहानी जिंदगी की में आपकी मुलाकात होगी अंजन श्रीवास्तव से। इन्हें हमारे कई श्रोता वागले के नाम से पहचानते होंगे। जी मानसी, इस जाने माने सीरियल में श्रीनिवास वागले का किरदार निभाने वाले अंजन श्रीवास्तव ने कहानी जिंदगी की में अपनी निजी जिंदगी, परिवार और संघर्ष के बारे में बात की है। पूरी बातचीत की एक झलक आपको सुनवाते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि जो काम, जो पहचान आपको थिएटर के जरिए, जिसे कहते हैं कि राष्ट्र के स्तर पर नहीं मिल पा रही थी, वो टेलीविजन और सिनेमा ने आपको दी? तब आपकी उम्र कितनी थी और किस वजह से आप घर घर तक जाने लगे? 40 साल जो हुआ, जो मेन जो हमारा माइलस्टोन, दैट इज वागले की दुनिया, आर.के. लक्ष्मण। जो लोग थिएटर देखने आते थे उनमें से हमको छोटे छोटे रोल दिया करते, छोटा हो थोड़ा बड़ा हो, उनको कॉन्फिडेंस था कि कर लेगा, अच्छा कर रहा है। तो वो जो काम किया हुआ था ना, वो धीरे धीरे रिपे कर रहा था। और जब वागले के लिए बुलाया गया तो उस समय मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये हिट होगा। इट्स ओनली 6 एपिसोड्स, बट आई मेट आर.के. लक्ष्मण फॉर द फर्स्ट टाइम और उनसे भी प्रभावित हुआ काफ़ी, जब उन्होंने खुद एक्टिंग करके बताया कि यू आर वेरी लाउड, थिएटर की आदत जिस तरह पड़ी थी। एंड देन इट इज़ अनदर ट्रेनिंग ऑफ माई लाइफ एक्टिंग के लिए, कि ना, क्योंकि NSD और FTIA में कहीं नहीं गया था। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है अंजन जी, कि वागले की दुनिया वो टीवी सीरियल रहा होगा, हालांकि बहुत कम एपिसोड्स उसके थे, लेकिन उसने आपके नाम का पर्याय बन गया। मतलब अंजन श्रीवास्तव, आज भी मुझे अगर कोई पूछे कि किससे मुलाकात होने वाली है, मैं बताऊं कि अंजन श्रीवास्तव से, फिर अगला ही मुझे कहना पड़ता है, अगला ही वाक्य कि वो जो वागले की दुनिया, और फौरन लोग पहचान। यही मुश्किल थी पहले हमारी। 6 एपिसोड के बाद मैं सोचा, जैसे जो जिंदगी किया, इंतज़ार किया, उनके और भी 4-5 कंपनी के सीरियल से जो करता रहा, और बाहर के भी कुछ किए, सिनेविस्टा का भी। तो उस समय जब 6 एपिसोड टेलीकास्ट को 6 बनने के बाद टेलीकास्ट किया, आर.के. लक्ष्मण का इंस्ट्रक्शन चलता था वहाँ, सुपर प्रेस जो कुछ भी था पूरा कंप्लीट, इट वाज ऑफर्ड टू आर.के. लक्ष्मण, नॉट टू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एनीबॉडी। सिनेमा में भी कोई मेजर कैरेक्टर नहीं मिलता था हमें। निशिता ने कहा कि भाई काम करते जाओ, नौकरी मत छोड़ो। ठीक है, नौकरी नहीं छोड़ा मैंने, 99 तक नौकरी करता रहा। जो 1968 में मैं बैंक में आया था, तो 99 तक मैं 31 ईयर्स काम किया, लेकिन साथ में रिकॉग्निशन भी आई, उसी बैंक के नौकरी के दौरान ही काम करता रहा। और वो भी अचानक कुंदन शाह की वजह से आया, जो उनके साथ छोटे छोटे सीरियल करता था। और वो इसलिए कि मैंने अपनी कोई जगह नहीं बनाई थी इंडस्ट्री के अंदर, कि हमको कोई पहचाने और हमको काम दे, इसको वही इसको दो। कमर्शियल में मैंने राजकुमार संतोषी को देखा, सबसे ज़्यादा कुंदन को देखा मैंने, सबसे ज़्यादा, जो इंजॉय करता था कि तू ऐसा एक्टर है जिससे मैं कोई भी कैरेक्टर करा सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस किसी डायरेक्टर में नहीं था। तो वो जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, अच्छा चलिए, अरे मैं कराता हूँ ना, तुम चलो करो शुरू, इस तरह का लेन देन चलता था। और रिजल्ट में झगड़े भी होते थे। वो अगले के सेट पे झगड़ा हो गया था कि नहीं तू ये निकल जाएगा, एकदम दिमाग से लोगों के निकल जाएगा। हम कहे मैं यही, आप ही को आर.के. ने कहा ना कि ही इज द बैरोमीटर, तो मैं जो करता हूँ ठीक है। पर उस झगड़े को रात के 2:30-3 बजे की बात है, राजकमल में, उधर रवि ओझा आता है और आके शांत करता है। थिएटर को थोड़ी तकलीफ होती है, हमारे जैसे संस्थाओं को, लेकिन ये है कि उसमें भी हम एक रास्ता निकालते हैं, ऐसा प्ले निकल के आते हैं कि उसमें कुछ बातें हो, एकदम डायरेक्ट
ये बात सही है कि इस समय डायरेक्ट पहले जमाने में जैसे हम लोग करते थे, ठीक है, पुलिस पकड़ के ले जाती थी अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन अभी अपना देश है, सब अपनी सुविधा होनी चाहिए, सब छूट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की छूट होनी चाहिए। तो अंजन श्रीवास्तव से बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार इरफान, और पूरी बातचीत BBC हिंदी की वेबसाइट, फेसबुक और YouTube पर आप देख सुन सकते हैं। और अब पॉडकास्ट में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और मानसी दास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।